नमस्ते भैया बहनों, मैं आपका नीरोज कांत आचार्य उपस्थित हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी कृतिका पाठ 2 लेकर। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें और लेखिका है मृदुला गर्ग। भैया बहनों, इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के प्रमुख पात्र को हम लोग देख लेते हैं। इसके प्रमुख पात्र का परिचय आप लोगों को करा दूं। सबसे पहला है पात्र नानी, जो लेखिका की नानी भारतीय जीवन शैली में जीने वाली औरत हैं, पर्दानशी औरत हैं जो हमेशा पर्दा में रहती है। दूसरा पात्र है लेखिका के नाना जी, जो आंग्ल जीवन शैली में जीते हैं। उसका कारण यह था कि वो पढ़ाई के लिए विलायत चले गए थे और वहाँ से जब लौटे तो वहीं की जो है कि सभ्यता संस्कृति उसमें घर कर गई थी। उसके बाद है लेखिका की माँ, जो बीमार रहती थी और भारतीय नारियों से अलग विचार वाली नारी थी। वह घर का कोई काम धंधा नहीं करती थी। उसके 2 गुण थे, एक यह कि वह झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा यह कि एक की बात सुन के दूसरों के पास नहीं बोलती थी, यानी चुगलखोरी नहीं करती थी। इससे उनकी समाज में और परिवार में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। एक पात्र था प्यारे लाल, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उसके बाद थे लेखिका के पिता। लेखिका के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस पर स्वतंत्रता सेनानियों का अभियोग लगा था। स्वतंत्रता सेनानियों का अभियोग लगा और जिसके कारण ICS की परीक्षा में उन्हें बैठने नहीं दिया गया था। इसके बाद एक पात्र है लेखिका की परदादी। वो धार्मिक प्रवृत्ति की नारी है, जो इस कहानी में जब लेखिका की माँ घर आती है तो उसके लिए सर्वप्रथम उसके कोख से बेटी होने की मिन्नतें ईश्वर से करती हैं। ईश्वर से में इनकी काफ़ी आस्था थी। इसके बाद था मंजुल भगत, जो लेखिका की बड़ी बहन है। घर का नाम इनका रानी था, लेकिन विवाह के बाद ये अपने पति का नाम धारण कर लिए मंजुल भगत हो गए। उसके बाद थी मृदुला कर्ण, जो स्वयं लेखिका हैं। इनका घर का नाम उमा था। उसके बाद है गौड़ी, जिसका घर का नाम चित्रा था। ये लेखिका नहीं थी, काफ़ी जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। उसके बाद थी रेणु, जो लेखिका की चौथी बहन थी। उसके बाद थी लेखिका की 5वीं बहन अचला। ये अंग्रेजी में लिखा करती थी। और 6ठे नंबर पर लेखिका का एक भाई था, जिसका नाम था राजीव। राजीव भी लेखक ही था। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ स्थानों की भी चर्चा की गई है। जैसे पहला है डालमिया नगर। डालमिया नगर बिहार में है, जहाँ विवाह के बाद लेखिका आकर रहने लगती है। यहाँ की जो है कि संस्कृति जो है कि अलग तरह की थी, जो लेखिका को विचित्र लगता है। दूसरा स्थान है कर्नाटक का बागलकोट, जहाँ लेखिका डालमिया नगर से वहाँ आई थी। इस सब की चर्चा
पाठ में हम करेंगे। ये मुख्य पात्र और स्थान थे जिसका मैंने आप लोगों को परिचय कराया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं पाठ को। तो भैयावन, ये पाठ जो है कि काफ़ी लंबा है, बहुत लंबी कहानी है यह, इसलिए इसे मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ लेखिका कहती कि मेरी एक नानी थी। भैयावन, सबकी एक नानी होती है, तो लेखिका की भी एक नानी थी। लेकिन लेखिका कभी अपनी नानी की कहानी नहीं सुनी, यानी लेखिका को अपनी नानी की जो है कि नानी का सामीप्य नहीं मिला। फिर भी नानी के विषय में वे दूसरों से जानती थी, नानी की कहानी को वो दूसरों से जानी थी। तो उनकी नानी जब कम उम्र में ही मरने योग्य हो गई, वो समझ गए कि अब मैं नहीं जिंदा रहूँगी, तब वह जो है कि अपने पति के मित्र प्यारे लाल को बुलाने के लिए अपने पति को कहा। उनका पति तो अंग्रेजियत संस्कृति में ढले हुआ था, अंग्रेजियत को पाले हुआ था, यानी बाबू के जैसे रहते थे। इसलिए जो है कि लेखिका की नानी उनका विरोध भी नहीं करती थी, लेकिन अपनी जो भारतीय परंपरा थी उसे भी वह नहीं छोड़ती थी। तो वह जब उनको लगा कि अब मैं मर जाऊंगी, तब वे प्यारे लाल जी को बुलाए और उनसे अपने लड़की की शादी ऐसे व्यक्ति से करने को कहा जो उनके पति के समान बाबू ना हो, यानी जिसमें अंग्रेजियत ना हो, बल्कि वह एक देश प्रेमी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो। प्यारे लाल जी से पहले वे वचन ले ली थी, इसलिए प्यारे लाल उनकी बात को मान गए। आगे इस तरह जो है कि लेखिका कहती है कि उसकी माँ की शादी उसके पिता से हो गई। उसके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में उन्हें जो है कि ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। वे काफ़ी गरीब थे, उनके पास में पुश्तैनी धन नहीं था, कहता कि पैसा ढेला एक नहीं था, यानी उनके पास में कोई धन नहीं था, वे काफ़ी गरीब थे। अब इधर जब उसकी माँ अपने ससुराल आई तो वह जो है कि वह तो उसमें जो है कि अपने पिता जैसा जो है कि पिता जैसी आदतें थी, उसे साड़ी पहनने नहीं आती थी, लेकिन उसके पति जो थे कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे और इसलिए लेखिका की माँ को खादी की जो है कि साड़ी पहनना पड़ती थी। उन्हें साड़ी पहनने नहीं आती थी, फिर भी वह रात में साड़ी पहनने की प्रयास करती थी, साड़ी पहनना सीखती थी ताकि सुबह में लोग हंसे नहीं, और प्रयास करके वह जो है कि वो साड़ी पहनती थी। कहने का गर्ज यह है कि वह जो है कि अपने पिता की जो है कि रुतबा में रही थी, लेकिन यहाँ जो है कि उसको उसका ठीक विपरीत रुतबा मिला था, जिसमें उसे अपने आप को ढालना पड़ रहा था। अब कहता है कि उसकी जो माँ थी वह उसके परिवार का घर का कोई काम नहीं करती थी। इसका एक कारण तो यह था कि वह बीमार भी रहती थी, लेकिन मुख्य कारण यह था कि उसको उस सब काम में मन ही नहीं लगता था, और उसके इस चीज़ के लिए ससुराल वाले भी उनसे कभी कुछ तरह की जो है कि शिकायतें नहीं करती थी। वे हर ढंग से पढ़ाई लिखाई आदि सब से जो अंग्रेज थी, उसे केवल भिन्न प्रकार की साहित्य पढ़ने और उसकी कहानी सुनाने में मन लगता था। तो इस तरह कहता है कि नानी की सड़क भरी ख्वाहिशी और नाना की रजामंदी, यानी ये तो उसकी जो है कि लेखिका की नानी के कारण
जो है कि उसकी माँ की शादी जो है कि उसके पिता के साथ हो पाई थी, और वह भी तब संभव हुई जबकि उसके पिताजी की रजामंदी हो गई। अगर उसके पिताजी से मना कर देते तो नहीं होता, लेकिन यही दो कारण था कि उसकी नानी की और उसके पिताजी का समर्थन, इसी से उसके माँ की जो है कि शादी उसके पिता से हो पाई थी। अब इसकी माँ थी, इसमें दो जो है कि गुण थे। एक था कि सत्य बोलना, और दूसरा था कि किसी की बात को सुन के किसी दूसरे के पास नहीं रखना, चुगलखोरी नहीं करना। इस कारण से, सत्यवादिता के कारण उसे घर में प्रतिष्ठा मिली थी, और चुगलखोरी न करने के कारण उसको जो है कि समाज में जो है कि प्रतिष्ठा मिली थी। घर के किसी भी काम में वह हाथ तो नहीं बटाती थी, लेकिन घर के कोई जो काम होता था उसमें उनकी राय अवश्य ली जाती थी। अब यहाँ लेखिका कहती है कि मैं अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल्ला न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन ही मुझे इस जुमले का भावार्थ याद आ गया था। तो कहने का गर्ज यह है कि उनकी दादी जो थी कि वो बड़े ठाट बाट में नहीं रहती थी, वो साधारण जीवन जिया करती थी। हाँ, लेकिन कहता पर ठोस काम करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहती थी। कहने का गर्ज यह है कि वह स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, लेकिन अंदर से वह क्या थी कि स्वतंत्र थी। वह अपना काम अपने मन से ही क्या करती थी, ठीक है। इसलिए वह भारतीय माँ जैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन वह अब जो है कि भारतीय माँ के जैसे लेखिका को पुत्री का लाड़ प्यार नहीं दे पाई, और उसे ससुराल में कैसे रहना है, जीवन कैसे बिताना है, ये सब सीख वे उसे नहीं दे पाई। अब आगे कहती है, लेखिका कहती है कि यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। कहता है कि परिवार में तो बहुत से लोग थे, लेकिन सबको अपनी निजत्व बनाए रखने की, यानी अपने मन के करने की छूट सब में थी। तो अब इधर कहता है कि जो लेखिका है वह इस छूट की फ़ायदा उठाकर 3 बहनें और छोटा भाई ये जो है कि लेखन कार्य में लग गई थी। इसी का यानी अपने मन का करने का सबको छूट था, इसलिए वो जो है कि लेखिका जो है कि 3 बहन और 1 भाई यानी चारों आदमी जो है कि लेखन कार्य में जुट गई थी। अब कहते हैं लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें करतार से बाहर चलने का शौक था। तो भैया बन अब यहाँ लेखिका कि अपनी एक परदादी की कहानी कर रही है। उसकी परदादी जो थी वह सबके लीक से हट के चला करती थी। तो वो कहती है कि जब उसकी माँ पहली बार ससुराल आई तो उसकी परदादी जो है कि मंदिर में जा कर के यह मन्नतें मांगने गई कि हमारी पुतोहू को पहले बेटी ही हो। सबको आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों। हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि उस परिवार में किसी को बेटी हुई ही नहीं थी, बेटियां तो बहुत थी, लेकिन ऐसा था कि किसी को पहले बेटी नहीं हुई थी। इसलिए लेखिका की जो परदादी थी वह मंदिर में जा कर के मिन्नतें करने लगी कि हमारी पुतोहू को पहले क्या हो, बेटी हो। तो यहाँ कहता है, फिर लेखिका कहती है कि उसकी आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। यानी उसकी परदादी जो मंदिर में जाकर मिन्नतें की वह ऐसा रंग लाया कि अब एक बेटी तो क्या 5-5 बेटियां हो गई, यानी उनकी दादी को 5-5 पोतियां हो गई। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसे अफरा तफरी में आ गए कि
एक दो क्या पूरे के पूरे 5 कन्याएं एक के एक बाद एक धरती पर उतार दी। तो भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अब यहाँ पर लेखिका अपनी परदादी की एक घटना बताती है कि उसकी परदादी जो है कि काम से मिन्नत से जो है भगवान अफरा तफरी में पड़ गए हैं, इसलिए 5-5 एक के बदले 5-5 बेटियां दे दी। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान तो क्या और लोग भी जो है कि अफरा तफरी में पड़ जाते थे हैं। यहाँ पर जो है कि लेखिका कहती कि एक बार उसकी परदादी जहाँ घर में सोई हुई थी तो घर के सभी जो है कि पुरुष लोग जो थे वे लोग किसी शादी में जो है कि चले गए थे। घर पर जो है कि पुरुष नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। उसकी परदादी एक घर में अकेली सोई हुई थी। तो घर पर किसी के न रहने का फ़ायदा उठाकर कुछ चोर जो है कि उस घर में घुस आया। अब जैसे ही वह चोर उस घर में घुस आया तो इधर जो है कि उसकी दादी की जो है कि नींद खुल गई, परदादी की जो है नींद खुल गई और उसने कहा कि भाई कोई हो तो एक गिलास पानी पिलाओ। अब चोर या जो है कि हक्का बक्का में पड़ गया कि अब क्या करें। वह तो चोर तो घबरा गया, ये जगी हुई है। तो उसने कहा कि भाई कोई है तो बोलो, कौन हो बोलो, हमको पानी एक गिलास चाहिए। अंत में चोर बोल दिया कि मैं तो चोर हूँ, आप मेरे हाथ से पानी पियेंगे। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर तो एक भगवान और तुम्हारे सिवा और है कौन जो मुझे पानी पिलाए। यह कहकर वह चोर को पानी पिलाने के लिए मना लेती है और चोर जैसे ही कुआं पर पानी लेने जाता है वो पकड़े जाता है, उसे लोग पकड़ लेता है। फिर पकड़ के उसके परदादी के पास लाता है तो वह उस चोर से जो है कि एक लोटा पानी लेती है और आधा खुद पी लेती है और आधा उस चोर को पिला देती है। फिर उस चोर को कहती है कि अब तो तुम मेरा पानी पी लिया, मैं तुम्हारा पानी पी लिया, तो अब तो तुम मेरा जो है कि बेटा हो गया, पुत्र के समान हो गया, इसलिए अब मैं जो कहती हूँ वो करो, तुम चोरी छोड़ के अच्छा काम करो, जाओ खेती बाड़ी करो। फिर लेखिका कहती है कि वह चोर जो है कि वहाँ से वो धंधा छोड़ के खेती बाड़ी में लग गया और आगे चलकर हुआ जो है कि बहुत बड़ा भला मानुष बन गया। अब कहता है कि अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाक रोमानी ही रही। तो यहाँ पर कहते कि ये इस तरह इनकी दो जो है कि दो औरतें थी जिनके साथ में ये रहती थी। एक थी इनकी नानी और एक थी परदादी। अब आगे कहता है कि अब यहाँ पर ये लेखिका यह दिखाना चाह रही है कि उनके पिताजी उनके घर के लिए कुछ करते थे नहीं, उनके नाना जी जो है कि उनके घर के लिए करते कुछ नहीं थे, लेकिन उनका रौब चलता था। इसलिए कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हो गया, देश को आज़ादी मिल गई, तो तब जो है कि आज़ादी के जो दीवाने थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वे लोग जश्न मनाए। तो जश्न मनाया गया तो क्या हुआ कि दुर्योग से लेखिका जो है कि उस समय में 9 वर्ष की थी और वो बीमार पड़ गई थी। लेखिका को काफ़ी मन था कि वो अभी इस जो है कि आज़ादी की जो है कि ये जो मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, उसको जा कर के देखें, उसमें शिरकत करने की इनकी काफ़ी इच्छा थी। लेकिन कहता है कि उनके बहुत रोने धोने के बावजूद भी डॉक्टर ने उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी। कहा कि आपकी तबीयत खराब है इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। अब चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनके नाना के परम मित्र थे, इसलिए उसके नाना भी कुछ नहीं बोले और उन्हें उस जश्न में जाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उन्हें एक पुस्तक जो है कि उपन्यास दे दी पढ़ने के लिए। इतनी छोटी ने कि कहता है कि उसको काराम जोग नाम की एक उपन्यास पढ़ने के लिए दे दी। अब लेखिका इसको तो उपन्यास पढ़ने में मन ही लगता था, पुस्तक आदि पढ़ने में बड़ा ही मन लगता था, इसलिए वह उस पुस्तक में इस तरह खो गई कि उन्हें फिर ना रोने की याद रही और ना फिर उस जश्न में जाने की।
अब वह पुस्तक जो थी उसका सार यह था कि उसमें बच्चों के प्रति होने वाले अन्याय की कहानी थी। तो लेखिका का कि उसको इतना पढ़ी कि सब गड़बड़ हो गया। कितना जो है कि पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार, अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। यानी कहने का अर्थ यह है कि वह जो उपन्यास था उसमें जो है कि बच्चों पर होने वाले अत्याचार की जो है कि कहानी थी। ठीक है। अब आगे कहता है, माँ जी की जन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरे चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। यानी कि लड़की होने के बावजूद भी लेखिका और उनकी बहनों को के मन में यह भावना कभी न आई कि वह लड़की है, कोई हीन भावना उनके मन में नहीं आई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं थी, यानी वह लेखिका नहीं थी, वह थी लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत। घर का नाम था उनका रानी, लेकिन बाहर का नाम मंजुल था। जब उनकी शादी हो गई तो पति के नाम से उनका नाम हो गया मंजुल। लेखिका अवतार हुआ। अब वो मंजुल जो है कि लेखना शुरू की और वो लेखिका बन गई। अब लेखिका कहती है कि मैं भी शादी के बाद दूसरे नंबर पर लेखिका थी जो शादी के बाद लिखना शुरू कर दिया। घर का नाम, लेखिका के घर का नाम उमा था और बाहर का नाम मृदुला गर्ग। हाँ, जो वो कहते कि शादी के बाद उनका ये नाम हुआ था। शादी के बाद के नाम न बदलने का रिवाज उस समय कहता है कि एक नारीवाद का एक चलन चला, जिसमें शादी के बाद जो है कि लड़कियों का नाम न बदले। पहले ऐसा प्रचलन था कि शादी के बाद लड़कियों का जो है कि घर का नाम न रह करके उसके पति के नाम पे नाम पड़ जाता था। इसलिए यहाँ लेखिका कहती है कि उसकी बहन का भी और उसका भी नाम शादी के बाद बदल गया। ये मृदुला गर्ग हो गई और वे मंजुल भगत हो गई। तो इसलिए उस समय में एक नारी की जो है कि नारीवाद का चलन हुआ, जिसमें नाम न बदलने की बात कही गई थी। लेकिन ऐसा आगे चलकर फिर क्या हुआ कि उनके पिताजी इस चीज़ के कारण, और जो उनकी दो बेटियां हुई उनका दो नाम नहीं रखे, उसका एक नाम ही रखा। तो उसमें जो है कि पहला का नाम है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा। ये जो है कि लेखिका से छोटी बहन थी गौरी और चित्रा। यह भी ये क्या कहते हैं, लेखन का काम नहीं करती थी, ये बड़ी जिद्दी लड़की थी। अब कहते हैं कि उसके बाद जो चौथी पांचवी बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा और नाम नहीं रखा। रेणु और अचला 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव, और राजीव भी लेखन कार्य में लग गए। तो अब यहाँ लेखिका कहते हैं कि हम 4 लिखते हैं, ये चारों जो है कि लेखन काम में लग गए और तमाम खानदान हमें पढ़ते हैं और उनके अन्य खानदान के जो और लोग हैं उसको पढ़ते हैं, केवल उनके ससुराल वाले उन्हें नहीं पढ़ते हैं। खैर, मैं अपनी नहीं उन और देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत की नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर अब यह क्या थी कि यह जो थी चौथी नंबर की जो इनकी बहन थी, इसमें यह क्या था कि इसको गाड़ी पर चढ़ने का बड़ा ही
मन रहता था, गाड़ी पर काफ़ी चढ़ा करती थी, है ना। इसलिए कहती है कि वो गैर लेखिका बने सवा शेर, शेर सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। अब अचला जो थी वो तो गाड़ी में बैठती थी, लेकिन रेणु उसे गाड़ी में बैठना पसंद नहीं था। वह गाड़ी के पीछे पीछे पैदल ही हाँफते हाँफते आया करती थी। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी। तो इस तरह आप देखें कि ये जो रेणु थी वो गाड़ी पर नहीं बैठती थी, पैदल ही चलती थी और अचला गाड़ी से चला करती थी। तो रेणु को जो है कि जो चुनौती मिलता था उस चुनौती को वो अवश्य पूरा करती थी। हाँ। अब वो जो है कि उसे गाड़ी में न बैठने की जो है कि आदत तो थी ही, और परीक्षा में भी न बैठने की उसमें आदत थी। इसलिए जब वो मैट्रिक कर ली और बीए में परीक्षा देने की बात आई तो वे जो है कि अपने पिताजी से कहा कि बीए की परीक्षा करने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है, पहले आप मुझे ये समझाइए तभी मैं परीक्षा दूंगी, नहीं तो बीए की परीक्षा नहीं दूंगी। तब उसके पिताजी उन्हें समझाए कि नौकरी पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, हाँ, वगैरह वगैरह, और भी कई तरह के तर्क दिए। लेकिन कोई भी तर्क विश्वसनीय उसे नहीं लगा, ना रेणु को और ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। यानी अंत में वही हुआ कि माँ बाप जो अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना होगा, तो वही उसके पिताजी ने ऐसा किया कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। तब जा कर के क्या कहता कि रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने वाले लायक नंबर लाकर वह बीए कर लिया। सच बोलने में कहता है कि वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। उसकी माँ सच बोलती थी तो रेणु उससे भी ज़्यादा सच बोलती थी। वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, यानी मुझे तो बहुत इत्र है। अब बताइए तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज में पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में मन लगाती है, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम आते हैं। उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते हैं, पर अपने यहाँ सब चलता था, यानी उसे कम नंबर आया तो उससे कोई बात नहीं है, चलो। अब वो क्या है कि वो अपनी शादी का जो है कि खुद ही निर्णय कर लिया। पहली बार जब वह कॉलेज में गई और एक लड़का से उसकी मुलाकात हुई तो वह उससे जो है कि शादी करने की बात कह दी और कहा कि मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से केवल करूंगी शादी। इसलिए वह घर में भी कह दिया कि मैं यदि शादी करूंगी तो उसी लड़का से शादी करूंगी, अन्यथा शादी नहीं करूंगी। इस तरह से वह क्या था कि जिद्दी स्वभाव की थी। अब कहा था कि हमसे सबसे छोटी बहन, लेखा की सबसे छोटी बहन थी अचला, काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर वह पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से जो है कि शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा नहीं लगा, नहीं रुचा, और मंजुल और मेरी तरह उनके 30 बरस में जो है कि वो लिखने का काम
करने लगी, यानी वह भी लेखिका बन गई। अब बता, एक बात हम में से एक सी रही, घर बार को परंपरागत ढंग से तरीके से हमने भले न चलाया हो, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं, यानी जो एक शादी किया तो वही किए रह गया, फिर दूसरी शादी नहीं की। अब लेखिका कहती है कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में चली आई, हाँ, डालमिया नगर में रहने लगी, जहाँ क्या था कि वहाँ के मर्द और औरतें दोनों के बीच में जाके काफ़ी फर्क था। वे दोनों एक साथ अगर सिनेमा देखने भी जाते थे तो मर्द अलग बैठते थे और स्त्री जो है कि अलग बैठती थी। तो ऐसे जो है कि वहाँ पर विडंबना थी। तो वहाँ पर अगले 4 साल तक वो जो है कि लेखिका रही, और वो कहता है कि लेखिका को जो है कि नाटक से बहुत प्रेम था, इसलिए वह उसके लिए स्त्रियों को अपने साथ लाई और जो है कि औरतों को जो है कि पराए मर्दों के साथ जो है कि नाटक करने के लिए मना ली, और अगले 4 साल तक वो वहाँ पर जो है कि नाटक करती रही। उसके बाद लेखिका वहाँ से कर्नाटक चली आई। कर्नाटक में बागलकोट, अब तक जो है कि लेखिका के 2 पुत्र पढ़ने लायक हो गया था, स्कूल जाने लायक हो गया था, इसलिए वहाँ बागलकोट में जो है कि विद्यालय का अभाव था। इसलिए लेखिका वहाँ पर जो है कि एक कैथोलिक बिशप के पास गई, कहा कि उनका जो है कि मिशन वहाँ के सीमेंट कारखानों से जो है कि आर्थिक सहायता लेकर एक विद्यालय खोले, लेकिन बिशप से उनकी बात नहीं बन पाई। बिशप ने कहा कि ये आपकी चिंता है, आप जानिए। इसलिए लेखिका वहाँ पर क्या की कि फिर जिद पकड़ ली, और उन्होंने जैसे तैसे वहाँ पर एक स्कूल खोल दी, जिसमें जो है कि अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ भाषा की पढ़ाई होती थी, और उसे सरकार से मंजूरी भी दिला दी। तो कहते हैं लेखिका के ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे जो है कि ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। तो ये तो बहुत से जिद्दीपन थी इसमें। जैसे वहाँ पर आपने देखा कि डालमिया में जहाँ स्त्री पुरुष में काफ़ी जो है कि विभेद था, उसको उन्होंने एक कर दिया नाटक करके। यहाँ जहाँ की क्या थे, कर्नाटक में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, तो अपनी जिद से स्कूल खोल दी। तो कहता है तो ऐसे तो हमने बहुत से जिद्दीपन वाला काम किया, लेकिन जो सबसे मेरा महत्वपूर्ण काम था और जिसे सब ज़्यादा सराहना मिली वो था क्या, लेखन कार्य। कहता पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। अब यहाँ लेखिका यह करी है कि लेखिका तो बहुत जिद्दी थी, लेकिन उसकी जो बहन रेनू थी उससे ज़्यादा जिद्दी नहीं थी, उसकी रेनू उससे भी ज़्यादा जिद्दी थी। उसके लिए एक घटना की जो है कि चर्चा कर रही है कि एक बार दिल्ली में जो है कि 9 इंच बारिश हो गई, चारों तरफ जो है कि पानी ही पानी हो गया, जलमग्न हो गया। ऐसे में जो है कि उनकी बहन जो रेनू थी उनको स्कूल जाना था। हालांकि सबने कहा कि अभी तो स्कूल बंद होगी, फिर भी वह कहा कि नहीं, जा कर के ही देख लेती हूँ, और इसलिए वह उस बारिश में पैदल ही चल पड़ी, और लगभग 2 कोस चल कर के वो स्कूल गई तो स्कूल बंद थी। फिर वहाँ से पैदल ही चल कर के 2 कोस चली आई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और लोगों ने कहा कि भाई हम तो पहले ही आपको कहते कि स्कूल बंद होगी, लेकिन आप माने नहीं। तो उसने कहा कि इसमें क्या हुआ, हम अगर देख लिए तो क्या हुआ। तो कहने का यह है कि इस तरह रेनू जो है कि वो भी काफ़ी जिद्दी थी, जो ठान लेती थी वही करती थी। तो लेखिका कहती है, सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह जो पानी से लबलब करते सुनसान शहर में, निचाट अकेले अपनी धुन में, मंजिल की तरफ चलते चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो ठीक है भैया बानू, इसमें आपने देख लिया। ये पाठ जो है कि काफ़ी लंबा था, इसलिए आज इतना ही। कल फिर दूसरा पाठ लेकर आऊँगा।
तब तक के लिए नमस्ते।